हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो एक सीरीज को स्टार्ट किया था, द जीएस प्रैक्टिस शो चैप्टर वाइज। इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज उसको यहाँ पर कर रहे थे। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हिस्ट्री से करी थी। और हिस्ट्री में हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। और उन 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने 16 महाजनपद पीरियड तक पढ़ लिया था। तो जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ऊपर आई टैब पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और उन सभी लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और उन सभी की प्लेलिस्ट आपको अलग से यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने 7th लेक्चर के बारे में, जो कि होगा द मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज के जितने भी वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स की जो बुकलेट है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने सारे जो टॉपिक्स है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और आज हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं पिछले लेक्चर से। तो मौर्यन एम्पायर से पहले हमने कौन सा लेक्चर पढ़ा है? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपद। ठीक है, तो 16 महाजनपद में हमने पढ़ा था। तो उसमें 16 हमने ऐसे बड़े बड़े एरियाज पढ़े थे जिसमें कोई ना कोई राजा रूल कर रहा होगा। उन 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो था हमारा मगध। ठीक है, तो लास्ट तक मगध ही बचा रहेगा। और मगध के ऊपर बहुत ही पावरफुल रूलर्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि लास्ट तक मगध ही बचा रहा था और मगध का एरिया फिर बढ़ता ही चला गया। ठीक है, और इस टाइम पीरियड तक आते आते मगध अपने बिल्कुल टाइम पीरियड, मतलब एक तरीके से बोले बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच गया था मौर्यन एम्पायर के पीरियड में। ठीक है, और जो मौर्यन एम्पायर है ये पूरी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्पायर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो मगध का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? वो था नंद वंश का रूलर धनानंद। कौन था? धनानंद। ठीक है, तो धनानंद जो था वो बहुत ही क्रूर था। ठीक है, तो अब यहाँ से एक स्टोरी बनती है क्या? एक व्यक्ति का नाम आता है चाणक्य। तो चाणक्य एक बार इसी धनानंद के दरबार में जाते हैं। और धनानंद क्या करता है कि उनको अपमानित करके भेज देता है चाणक्य को। तो चाणक्य इस बात का प्रण लेते हैं कि मैं तेरे पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। तो फिर चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो कि अगला मगध का राजा बन पाएगा। ठीक है, तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य ही मिलते हैं। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को हरा देते हैं। कौन? चाणक्य। और फाइनली मगध के ऊपर अब धनानंद का रूल यानी कि नंद वंश का रूल खत्म होता है। और एक नए एम्पायर की फाउंडेशन होती है जिसको हम लोग मौर्यन एम्पायर यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच वॉरियर डिफीटेड द लास्ट नंद रूलर धनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य इन 322 बीसी। ठीक है, वही बात है इंट्रोडक्शन की। तो किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस मौर्यन एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो कब हुई थी? तो 322 बीसी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है डेट को। कभी कभार डायरेक्टली ये पूछ लेता है। किसने करी है? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है। ठीक है, किसकी हेल्प से करिए? तो भाई कौटिल्य की हेल्प से करिए। इनको हम लोग विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। किसको हराया था? धनानंद को हरा दिया था। ठीक है, तो ये दो चार फैक्ट यहाँ से बनते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। अब इससे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको मैंने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के फिर फाउंडर कौन हुए? मौर्यन एम्पायर के फाउंडर फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुए। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको याद रखनी है। इनका जो जन्म है वो लगभग 340 बीसी के आसपास हुआ था पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? ये प्रेजेंट में बिहार का जो पटना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उसके आसपास वाला एरिया जो था वो हमारा पाटलिपुत्र था एंशियंट टाइम में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 340 बीसी इनका जन्म। इसके अलावा अब मॉडर्न जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं?
तो मौर्यंस ने लगभग 137 साल तक रूल करा था, यानी कि इतने लंबे टाइम पीरियड तक रूल करा था मौर्यंस ने। और इसके बीच में हमें कई सारे रूलर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उन रूलर्स को टाइम लाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस मतलब डायनेस्टी से या एम्पायर से बिलोंग करते हैं, तो वो रूलर का नाम पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग सभी रूलर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर के जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो कौन है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि फाउंडर है इसके, ठीक है, संस्थापक बोलते हैं हम इनको, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 322 से लेकर के यहाँ पर 297 बीसी तक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो बेटे हैं वो बिंदुसार अगले बनेंगे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 297 से लेकर के 273 बीसी तक देखने को मिलता है। फिर उनके बेटे कौन बनेंगे, अशोक बनेंगे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 268 से लेकर के 232 बीसी तक देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद दशरथ, संप्राति, शौशालिक, ये देववर्मन, उसके बाद शतधन्वन, उसके बाद बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ क्या होता है, लास्ट यहाँ पर मौर्यन रूलर होता है, तो यही लास्ट होता है। इसके बाद मौर्यन एम्पायर खत्म होता है और फाइनली मगध एक तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है कई सारी डायनेस्टीज में। वो हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें इन रूलर्स के बारे में फोकस करना है, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और इसमें भी हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर्स हमें तीन ही देखने को मिलते हैं। और उन तीनों को हम लोग एक ट्रिक से याद रखते हैं। वो ट्रिक क्या है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो आप लोग देख लें यहाँ पर। ये ट्रिक हम लोग बैक साइड से लिखेंगे आप लोग, ए, बी और सी, ठीक है। सी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बी का मतलब बिंदुसार और सी का मतलब अशोक। तो स्टार्टिंग के तीन है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों का टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है, धनानंद को हरा कर करी है, किसकी हेल्प से करी है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की हेल्प से करी है, ठीक है। किस ईयर में करी है, 322 बीसी में करी है। तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात कर ली है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल हमें क्या देखने को मिलती है, पाटलिपुत्र। ये जो कैपिटल है, ठीक है, वो हमें पाटलिपुत्र देखने को मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा है सेकंड नंबर का, कि इन द सेल्यूसिड मौर्यन वॉर सेल्यूकस फॉट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स, ठीक है। यानी कि सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं मैप से आपको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का छोटा सा मैप बना लेते हैं जितना हमको जरूरत है यहाँ पर। ये देखिए, ये हो गया छोटा सा मैप ओवर इंडिया का, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर बिहार पड़ता है जो कि मगध वाला रूल है, ठीक है। यहाँ पर मगध पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर एक एम्पायर देखने को मिलता है और इसको हम लोग सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इतने बड़े एरिया में तो हमारा क्या था, मौर्यन एम्पायर था ही, ठीक है, मौर्यन एम्पायर था। अब होता क्या है, तो इससे पहले हमने देखा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक करा था इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पर जब धनानंद का रूल चल रहा था। तो जब अलेक्जेंडर की डेथ होती है तो उसका जो एम्पायर है वो कई सारे टुकड़ों में बट जाता है। तो उन टुकड़ों में वो टुकड़ा जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट के सबसे ज्यादा करीब था वो, ठीक है, वो एक व्यक्ति को मिलता है और उसी का नाम होता है यहाँ पर सेल्यूकस। क्या नाम होता है उसका, सेल्यूकस। और वो उसी रीजन पर, इसका पूरा नाम वैसे सेल्यूकस निगेटर है। और इसी व्यक्ति ने उस एरिया पर एक अलग एम्पायर की फाउंडेशन करी है जिसको हम लोग सेल्यूसिड एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो इधर हो गया हमारा सेल्यूसिड एम्पायर, यहाँ पर ये, और इधर हो गया हमारा मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब सेल्यूसिड एम्पायर का रूलर सेल्यूकस निकेटर क्या सोच रहा है कि मैं इधर वाले एरिया को कब्जा मतलब कब्जा कर लूँ इस पर, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या सोच रहे हैं कि मैं इधर वाले एरिया को कब्जा लूँ। तो फाइनली इन दोनों की टकरार होती है यहाँ पर, ठीक है। दोनों मेजर रूलर्स के बीच में टकरार होती है और एक बैटल देखने को मिलता है। इसी बैटल को हम लोग सेल्यूसिड मौर्यन वॉर के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम में भी आपको लग रहा होगा, ये सेल्यूसिड एम्पायर के बीच में, ये मौर्यन एम्पायर के बीच में है, ठीक है। और ये बैटल कब हुआ था, ये बैटल हमें 305 बीसी से लेकर के 303 बीसी के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक तरफ सेल्यूकस निकेटर है और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जीतते हैं। तो विनिंग किसकी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुई थी और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुई थी, जीत चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। अब जब जीता चंद्रगुप्त मौर्य है तो इन दोनों के बीच में हमें एक संधि देखने को मिलती है, ठीक है, एक ट्रीटी देखने को मिलती है। और उस ट्रीटी में होता क्या है, ठीक है। तो उस ट्रीटी में क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने जो साम्राज्य उसका, उसके कुछ एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में उसके पड़ते थे इंडिया के,
ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को देता है, जिसमें कि हमारा गांधार मेजर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे गांधार है, ठीक है, इसके बाद गिरोडेशिया है, ठीक है, तो गांधार है, गिरोडेशिया है, ये दो मेजर रीजन्स हैं। इसके अलावा और भी रीजन्स थे, यानी कि मेजर दो ही रीजन्स थे, तो ये दो रीजन्स सेल्यूकस क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। इसके अलावा सेल्यूकस की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है हेलेना। क्या होता है, हेलेना। ठीक है, इसको कार्नेलिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो हेलेना की शादी फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो जाएगी। ठीक? मतलब ये अच्छा है कि बैटल हार जाओ तो अपनी बेटी की शादी दुश्मन के साथ कर दो। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है हेलेना के साथ, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, अब भाई इनने इतना करा है, अपना एरिया दिया है, ठीक है, अपनी बेटी दी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, 500 एलिफेंट दे देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, इस ट्रीटी के तहत। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 500 एलिफेंट। ठीक है, कौन देगा, चंद्रगुप्त मौर्य देंगे सेल्यूकस निकेटर को। तो इतने सारी चीजें यहाँ से बनती है। समरी की बात करते हैं, सेल्यूसिड मौर्यन वॉर कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो 305 और 303 बीसी का एस्ट्रोल बनता है। किसके बीच में हुआ था, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था, ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जीते थे। ठीक है, 500 एलिफेंट उन्होंने दिए थे, सेल्यूकस निकेटर ने कुछ एरिया अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करी थी। ये होगी पूरी समरी इस क्वेश्चन की। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है हमारा थर्ड नंबर का, इसमें कह रहा है हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था। तो अभी हमने ऊपर बात करी है, सेल्यूकस एम्पायर के फाउंडर सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा था, एक व्यक्ति को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम भी क्या था, मेगास्थनीज था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था। तो भेजा किसने था, तो सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, तो सेल्यूकस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सबसे पहला क्या बनेगा कि सबसे पहला कोई फॉरेन एम्बेसडर इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वो कौन है, वो हमारा मेगास्थनीज है। क्योंकि इससे पहले कोई भी आपको फॉरेन एम्बेसडर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से इंडिया में आएगा। तो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट एम्बेसडर थे ये। ठीक है, जो कि फॉरेन से इंडिया में आए थे। ठीक है, अब जब मेगास्थनीज यहाँ पर आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भाई ये आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ की परिस्थिति देखते हैं, यहाँ की कंडीशंस देखते हैं, और उन सभी कंडीशंस को एक बुक में कंपाइल करते हैं। यानी कि जो भी हालात देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी है, यहाँ का रिलीजन कैसा है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज कंडीशंस कैसी हैं, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, और इन सभी चीजों को अपनी एक बुक में लिखते हैं, और उस बुक को हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि मेगास्थनीज जो आए थे, ठीक है, उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंडिका बुक किसकी है, मेगास्थनीज की है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब इंडिका जो है वो किसके बारे में बताती है, तो इंडिका कब लिखी गई थी, जब मौर्यन पीरियड का रूल था। तो किसके बारे में बताएगी, मौर्यन एम्पायर के बारे में ही बताएगी। तो मौर्यन एम्पायर की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, या उसके रिलीजियस जो पॉलिसी है, या इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं मौर्यंस की, ठीक है, उनके बारे में हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देगी। ये भी क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इंडिका हमें किस चीज के बारे में ज्यादा बताती है, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें फोकस करती है। ठीक है, उसके बाद इसी बुक में ये क्या करते हैं कि मौर्यन जो एम्पायर था वो 7 मेजर कास्ट में डिवाइड था, ये भी इन्होंने इस बुक में लिखा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैगस्थनीज ने मौर्यन एम्पायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था कास्ट के बेस पे, तो 7 पार्ट्स उन्होंने देखे थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। तो वो 7 कास्ट कौन कौन सी आई उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण्स, ठीक है, जो कि अपर क्लास होता था, ये वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा है। और वैदिक पीरियड में बेसिकली 4 ही थी, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन यहाँ पर हमें 7 देखने को मिलती है। ठीक है, इसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्योंकि उच्च वर्ग होता था। उसके बाद फिलोसफर्स यानी कि दार्शनिक, ठीक है, फिर फार्मर्स यानी किसान, हर्डर्स मतलब चरवाहे, जो मतलब चराते हैं जानवरों को, आर्टिशंस यानी कि जो कारीगर हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाएंगे या दूसरे छोटी मोटी चीजें बनाएंगे, ठीक है, टूल्स वगैरह बनाएंगे वो। उसके बाद मिलिट्री यानी कि जो डिफेंस सिस्टम है, सैन्य। इसके बाद ओवरसियर जो कि पर्यवेक्षक हैं। इसके अलावा काउंसलर्स और एसेसर्स, यानी कि जो हमारे देखो जो हमारे यहाँ पर पार्षद हैं, और जो मूल्यांकन करता है। तो ये 7 मेजर कास्ट हमें देखने को मिलती है। बेसिकली कास्ट याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना याद रखना है कि 7 मेजर थे, और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। इसके अलावा इन्होंने जो पाटलिपुत्र है, क्योंकि कैपिटल थी मौर्यंस की, तो पाटलिपुत्र एक बहुत ही बड़ी सिटी बताई थी, यानी कि बहुत ही तारीफ करती पाटलिपुत्र के बारे में कि एक बहुत ही बड़ा शहर था पाटलिपुत्र। और इसमें टोटल 64 इन्होंने गेट्स बताए थे, कि इस शहर में टोटल 64 गेट थे। ये भी मेगास्थनीज की इंडिका हमको बताती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करते हैं।
फोर्थ की। फोर्थ यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की अवधि के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का विस्तृत विवरण देता है। तो एक बुक हमने ऊपर पढ़ी इंडिका मेगास्थनीज की, जो कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है। इसके अलावा एक बुक हमें और देखने को मिलती है, वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ये लिखी किसने है? ये हमारे कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य कौन है? ये वही कौटिल्य हैं जिनके हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने दयानंद को हराया था। ठीक है, उनके टीचर बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, या उनके प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, उनके प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, उनको गुरु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस बुक को लिखा था, और इस बुक में हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है कि मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, मौर्यंस की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ये सैन्य व्यवस्था कैसी थी, या कि वहां का प्रशासन कैसा था, ये सभी जानकारी हमको अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब इस बुक में, जो अर्थशास्त्र बुक है, इस बुक में आप कौटिल्य ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी को बताया है, जिसको हम लोग सप्तांग थ्योरी के नाम से जानते हैं। सप्तांग थ्योरी। ठीक है, अब ये सप्तांग थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सप्तांग का मतलब होता है सात अंग, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सप्त अंग, यानी कि सात अंग। यानी कि किसी भी राजा को, ठीक है, अपना साम्राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, यानी उसका जो एरिया जितना भी जिस पे वो रूल कर रहा है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए सात तरीके बताए हैं, इनके सात मेजर अंग बताए हैं, सात पिलर्स बताए हैं। और इन सातों चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तभी एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की यहाँ पर फाउंडेशन मिलेगी। ठीक है, तो वो सात चीजें कौन कौन सी, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा द किंग, यानी इसको लोग स्वामी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में किंग है, लेकिन एक्चुअल में इसको स्वामी ही बोला है ये कौटिल्य ने। ठीक है, तो किंग का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है, उस एरिया का एक मैन हेड जरूर होना चाहिए, राजा जरूर होना चाहिए, और राजा पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी साम्राज्य का राजा नहीं होता है, जिस साम्राज्य का राजा मर जाता है, ठीक है ना, वो फिर साम्राज्य बिखर जाता है, उसकी जनता जो है विद्रोह कर देती है। जैसे कि आपने रामायण में भी देखा होगा, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, तो फिर गद्दी खाली थी, तो भरत ने क्या किया था, उनकी चरण पादुका को वहां पर रख के शासन किया था, यानी कि राजगद्दी को खाली नहीं रखा था। यानी कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना राजा के विद्रोह निश्चित है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन अंग राजा हो गया। दूसरा, अब अकेला राजा गद्दी पर बैठा है, तो अकेला राजा भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, राजा को अपने पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग मिनिस्टर्स बोलते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। और कौटिल्य ने इसको अमात्य बोला है। क्या बोलता है? अमात्य। अमात्य मतलब कि हायर जो ऑफिसर्स हैं उनको अमात्य यहाँ पर बोला है, जो कि राजा की हेल्प करेंगे साम्राज्य को चलाने में। ठीक है, उसके बाद है टेरिटरी एंड पीपल, यानी कि जनपद। अब भाई राजा हो, जब राजा हो तो तुम्हारा साम्राज्य भी तो होना चाहिए, बिना साम्राज्य के राजा कैसे कहलाओगे? अब तुम घोषित कर दिया कि भाई हम राजा हैं, लेकिन तुम्हारा साम्राज्य कहाँ है, तुम्हारे लोग कहाँ है, तुम्हारी जनता कहाँ है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है, ये तो पता ही नहीं। ठीक है ना, तो अगला क्या है हमारा, थर्ड नंबर का टेरिटरी ऑफ पीपल, यानी कि जनपद, इसको जनपद बोला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड अंग है। फोर्थ यहाँ पर है हमारा फोर्ट्रेस, यानी कि दुर्ग। ठीक है, दुर्ग का मतलब क्या होता है? बेसिकली किला। अब कोई भी राजा है, उसका महल आप देखेंगे बहुत ही पावरफुल महल होता है उसका, यानी कि उसके महल के ऊपर कब्जा कर पाना, ठीक है, या फिर उसके महल को जीत पाना, उसके किले को जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो राजा बिल्कुल सुरक्षित है कब तक? जब तक वो किले के अंदर है। ठीक है, तो देखा देखा होगा आपने कि जब हम आगे पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड के बारे में, तो शिवाजी महाराज ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे किलों को जीता था। तो जितने ज्यादा किले होंगे उतना राजा पावरफुल होगा। ठीक है, तो जब तक घर है किसी इंसान का, तब तक वो सुरक्षित है ज्यादा। ठीक है, तो एक दुर्ग का होना हो, ऐसा वैसा दुर्ग नहीं, बहुत ही पावरफुल दुर्ग, मतलब इतनी उसमें एक तरीके से प्रोटेक्शन होगी। जैसे कि अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, उसके यहाँ पर देखा होगा आपने, इस तरीके से यहाँ पर तीनों तरफ पानी, चारों तरफ पानी होता था इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से एक गेट होता था, जो कि जब सेना आती थी तब यहाँ पर खुलता था, तो यहाँ पे पानी भरा होता था। ठीक है, पानी के अंदर मगरमच्छ को डाल देते थे, और इतनी ऊंची ऊंची किलों की दीवारें होती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ चारों तरफ सेना खड़ी रहती थी। तो दुर्ग को इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कोई भी बाहर वाला शत्रु आसानी से दुर्ग को जीत ना ले। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चार हो गए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर का हमारा क्या है? ट्रेजरी, यानी कि पोस्ट इसको बोलते हैं, पोस्ट। ठीक है, ट्रेजरी का मतलब अब राजा है, ठीक है, उसके मिनिस्टर्स भी उसके साथ में है, ठीक है, उसके पास लोग भी हैं,
ठीक है, उसका किला भी है। लेकिन जब तक पैसे नहीं होंगे, जब तक नहीं चल पाएगा साम्राज्य। पैसे मतलब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए राजा, तभी वो तो सेना को रख पाएगा, ठीक है, उनका खर्चा उठा पाएगा, ठीक है, अलग अलग तरीके के वेपन्स बना पाएगा, टूल्स बना पाएगा, ठीक है, और जनता को एक तरीके से खुशहाल रख पाएगा। तो जब तक पैसा नहीं होगा, ट्रेजरी नहीं होगी, जब तक साम्राज्य ग्रो कर ही नहीं सकता, जब तक उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, तब तक साम्राज्य ग्रो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 17 नंबर का। छठा क्या हो गया, आर्मी। आर्मी आप समझ उसको दंड बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए राजा के पास, ठीक है। जैसे राजा है, मिनिस्टर्स हैं, तो एक कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है, कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानून व्यवस्था के चलते ही क्या देखने को मिलेगा, एक अच्छे तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, एलिगीज यानी कि मित्र। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एरिया यहाँ पर है तो अपने पड़ोस वाले राजा से दुश्मनी कर ली, या इधर वाले से दुश्मनी कर ली, तो दोनों मिलकर क्या करें, तुम पे अटैक कर देंगे, तो तुम फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ संबंध अच्छे बना करके रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सातवां अंग, ठीक है। तो 7 मेजर अंग यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट श्रवणबेलगोला। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी क्वेश्चंस को मैंने रूलर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है कि पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, फिर अशोक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसने मृत्यु तक उपवास किया और श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो कौन से मौर्यन एम्पायर थे, मौर्यन एम्पायर के रूलर थे जो कि श्रवणबेल में उनकी डेथ हुई थी। और फास्टेड टू डेथ यहाँ पर देखने को यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलता है आपको। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको फॉलो करते थे, जैनिज्म को फॉलो करते थे। और जैनिज्म वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसमें कि जो भी व्यक्ति जैनिज्म को फॉलो करता है वो अपनी डेथ एक अलग ही तरीके से करता है। और उस मेथड को हम लोग संलेखना मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग संलेखना मेथड बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, संलेखना मेथड। अब इस मेथड में होता क्या था, इस मेथड में ये होता था कि व्यक्ति अपने मृत्यु मतलब जब उसकी अंतिम दिन आते थे लास्ट टाइम पर, तब वो खाना पीना छोड़ देता था, यानी कि बहुत ही नामात्र खाता था, जिससे क्या होता था उसका शरीर कमजोर हो जाता था और फाइनली उसकी डेथ हो जाती थी। और जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति संलेखना मेथड से अपने प्राण को त्याग करेगा, ठीक है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी मेथड से क्या किया था, अपने प्राणों को त्यागा था, ठीक है। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता कि मगध में जब अकाल पड़ा था, तो अकाल में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव के साथ साउथ वाले पार्ट में चले जाते हैं इंडिया के, श्रवणबेल गोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो वहां जाने के बाद क्या करते हैं कि ये संलेखना मेथड से अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि द लेक इन गुजरात वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यंस। यानी कि गुजरात में कौन सी झील की बारे में बात हो रही है, झील मौर्य के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार इसको स्टार्ट कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अलग अलग तरीके से बनता है, और किन किन तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सुदर्शन लेक, ठीक है। तो सुदर्शन एक लेक थी, ठीक है, और बहुत ही फेमस लेक है जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। गुजरात का जो गिरनार वाला रीजन है इसमें हमें देखने को मिलती है। और इस लेक को बनवाया किसने था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर हैं जिनका नाम है पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, क्या नाम है, पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने क्या किया था, इस लेख को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर, ठीक है। तो ये लेख आगे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि इस लेख को किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। बनाया किसने था, तो पुष्यगुप्त ने बनाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब आगे हम पढ़ेंगे अशोक का टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसका बाद बिंदुसार उसके बाद अशोक। तो अशोक के टाइम पीरियड में अशोक का एक महामात्य होता है, यानी कि उनका एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है तुषब, ठीक है। तुषास्प बोल सकते हैं इसको, तुषब बोलते हैं या तुषास्प बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया था, इस लेख को बहुत ही मजबूत करा था, मतलब इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जो भी इसमें कमियां रह गई थी उसका पुनर्निर्माण करवाया।
और उसके बाद जब हम गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड में एक रूलर में थे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने क्या किया था, बहुत सारा धन इस पर खर्च किया था और इसके ऊपर एक बांध का निर्माण भी कराया था, यानी कि इस झील के ऊपर एक बांध का निर्माण भी कराया था, ठीक है। तो याद हो गया। तो झील का नाम क्या है, सुदर्शन लेक। किसने बनवाई थी, पुष्यगुप्त ने बनवाई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे, ठीक है, याद हो गया। इसके अलावा इसको अशोक के एक महामात थे जिसका नाम है तुषास्त्र, ठीक है, उसने उसको रिपेयर करवाया था। इसके अलावा इसके ऊपर डैम स्कंदगुप्त ने बनवाया था, जो कि एक गुप्ता रूलर देखने को मिलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इस बात की पूरी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हमें जूनागढ़ इंक्रिप्शन से मिलती है। और ये जूनागढ़ इंक्रिप्शन किसका है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शक रूलर एक थे जिनका नाम था रुद्रमन, ठीक है। तो रुद्रमन का हमें जूनागढ़ इंक्रिप्शन देखने को मिलता है और इसमें ही हमें सुदर्शन लेक के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इन्होंने भी इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया था, रुद्रमन ने, ठीक है। तो ये दो चार रूलर्स हैं, इनके बारे में वो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगले की बात करेंगे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि द ग्रीक हिस्टोरियन डाइमेकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच मॉडर्न किंग, ठीक है, यानी कि यूनानी इतिहासकार डाइमेकस किस मौर्य राज्य के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर हो चुके हैं। अब उनके बेटे बिंदुसार से मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डाइमेकस, ठीक है, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन था, ठीक है, ये किस मौर्य रूलर के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। तो ये बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया था। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदुसार के टाइम पीरियड में भाई आए हैं कौन, हमारे डाइमेकस। और डाइमेकस को भेजा किसने, तो हमें सीरिया के किंग देखने को मिलते हैं जिसका नाम है एंटियोकस, ठीक है। तो एंटियोकस ने भेजा था किसको, डाइमेकस को, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हमें एक एम्बेसडर और देखने को मिलता है जो कि बिंदुसार के टाइम पीरियड में आया था, उसका नाम है डायनोशियस, ठीक है। तो दो याद रखने, एक डाइमेकस एक डायनोशियस। कैसे याद रखेंगे, इसके नाम में देखना डी आ रहा है, डी आ रहा है बिंदुसार के, तो डी से दो ही नाम होगा, एक डाइमेकस एक डायनोशियस, याद हो गए, ठीक है। तो दो यहाँ से बनते हैं। आपको अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा है 8 नंबर का। इसमें करा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न किंग्स टर्न टू बुद्धिज्म एंड इट्स टेनेट ऑफ नॉन वायलेंस आफ्टर द कलिंग वॉर, ठीक है। अब देखो बिंदुसार से क्वेश्चन ले लिया, बिंदुसार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अब उसके बाद उनके बेटे आएंगे हमारे अशोक, अशोक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अशोक को हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से किसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और अहिंसा के सिद्धांत की ओर रुख किया। तो किसने करा था, तो अशोक ने करा था, ठीक है। जहां भी कलिंग युद्ध की बात आएगी, या जहां भी बौद्ध धर्म की बात आएगी, या फिर जहां पर अहिंसा के सिद्धांत की बात आएगी, इन तीनों में सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबसे पहले नाम अशोक का आएगा। इनको हम लोग अशोक महान के भी नाम से जानते हैं, अशोका द ग्रेट के नाम से भी इनको जानते हैं, जो कि मौर्य नेपाल के थर्ड रूलर भी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आइए बात करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इससे पीछे कहानी है। होता क्या है कि जो उड़ीसा वाला रीजन आपने देखा होगा, ठीक है, उड़ीसा वाले रीजन में एक जगह पड़ती है, इसको हम लोग कलिंग बोलते हैं, ठीक है, कलिंग। तो एक बार अशोक ने कलिंग के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। और इतना भीषण यहाँ पर युद्ध हुआ था, यानी कि बहुत सारा नरसंहार हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोगों को अशोक ने मारा था, ठीक है। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। और इतना भयानक दृश्य देखने के बाद अशोक ने इस बात का प्रण कर लिया कि मैं क्या करूंगा, अब से कोई भी बैटल नहीं लड़ूंगा, किसी का भी एक तरीके से हत्या नहीं करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा, ठीक है। और फिर अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था, और उस टाइम बुद्धिज्म भी हमारा टॉप पर ही था, तो फिर बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को अपनाया था, और अहिंसा का उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो किया था, ठीक है। अब कलिंग से क्वेश्चन बनता है, कलिंग कब हुआ था, 261 बीसी में कलिंग हुआ था, ये बात आपका देखनी। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कलिंग के बाद अपनाया था। यही दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब जब इन्होंने कलिंग वॉर, अब हालांकि कलिंग वॉर तो जीत लिया था, लेकिन वो जीता, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने और लोगों का दिल जीत लिया था कि अब ये नरसंहार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने वायलेंस, यानी कि जो कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पर रिनाउंस्ड वायलेंस, यानी कि जो हिंसा का त्याग कर दिया। इसके अलावा धर्म विजय, यानी कि धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करने की कोशिश करी। मतलब बैटल, अब तक तो बैटल से कर रहे थे, लेकिन अब बैटल से नहीं करेंगे, अब धर्म की सहायता से इसको करेंगे। और एक व्यक्ति का नाम आता है उपगुप्त, तो उपगुप्त की सहायता से ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी सहायता से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उपगुप्त की हेल्प से अपनाया था। ये क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया चलो अशोक ने कलिंग वॉर के बारे में मतलब बात की है, यानी कलिंग वॉर में लड़ा था 261 यहाँ पर बीसी में, लेकिन इस बात की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो अशोक ने बहुत सारे इंक्रिप्शन अपने बनवाए थे, उसमें से तो 13th नंबर का मेजर रॉक एडिक्ट था, ठीक है, जो कि हमें उड़ीसा के जौगढ़ वाले रीजन से देखने को मिलता है। उसमें ही हमें कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है कि कलिंग वॉर की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो हमें यहीं से मिलती है, जौगढ़, जो कि उड़ीसा में हमारी पड़ता है, ठीक है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि कलिंग का जो युद्ध है, ठीक है, ये इन्होंने अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद लड़ा था? तो 8 साल बाद लड़ा था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि अपने रिजाइन के, ठीक है, यानी कि 12th ईयर जो था, यानी कि उनका जो 12वां वर्ष था, यानी कि 12वें वर्ष उन्होंने क्या किया था? मेंटेनेंस लैंड, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उसकी मेंटेनेंस के लिए या फिर लॉ और जस्टिस की मेंटेनेंस के लिए कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया था, और उन्हीं ऑफिसर्स को हम लोग रज्जुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। तो इसकी समरी की बात करते हैं। इसकी समरी क्या है? सबसे पहला क्या है कि अशोक बुद्धिज्म को अपनाते हैं, कलिंग वॉर लड़ते हैं 261 बीसी में। इसके अलावा कहाँ से जानकारी मिलती है? तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट से मिलती है। वो कहाँ मिला था? उड़ीसा के जोगड़वाल रीजन से मिला था। 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग वॉर को लड़ा था, और 12वें वर्ष कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, जिसको हम लोग रज्जुक बोलते हैं। तो ये क्या होगी? इस क्वेश्चन की समरी होगी। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगले की बात करते हैं। अगला क्या हमारा 9 नंबर का, इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट ऑन स्टोन सरफेसेस, यानी कि निम्नलिखित शासकों में से किसने पत्थरों की सतहों पर अपने विषयों के संदेश अंकित किए थे? ठीक है, तो अशोक ने जैसा कि बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है, तो बुद्धिज्म की बहुत सारी टीचिंग्स, ठीक है, इन्होंने अलग अलग स्टोन्स पर लिखवा दी थी। किसी पत्थर पे लिखवा दी, किसी पिलर पे लिखवा दी, किसी गुफा में लिखवा दी। तो स्टोन पर ये लिखवा देते थे। ठीक है, तो ये काम किसने करा? ये सबसे ज्यादा ये काम हमें अशोक ने करा। ठीक है, और अशोक के ही में सबसे ज्यादा इंक्रिप्शन देखने को मिलते हैं पूरे इंडिया के ऑल ओवर द एरिया में। जैसे यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये यानी कि पूरे लगभग पूरी इंडिया पर, इंडिया के बाहर भी, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में भी हमें अशोक के इंक्रिप्शंस देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब इनका मेन मोटिव क्या था? कि जो पिलर्स लगवाए थे या जो इंक्रिप्शंस लगाए थे, उनका मेन पर्पस था क्या? उनका मेन पर्पस था धम्म की नीति का प्रचार करना। धम्म मतलब, धम्म यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेट नहीं करता है। धम्म मतलब कि हर धर्म का बराबर तरीके से, एक तरीके से सम्मान करना। ये अशोक ने करा था। लेकिन अशोक ने सबसे ज्यादा स्प्रेड बुद्धिज्म का ही करा है, क्योंकि खुद बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का है। इसमें क्या है कि अशोकन इंक्रिप्शंस आर डिवाइडेड इनटू, यानी कि अशोक के शिलालेखों को निम्न में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस तो यहाँ पर लिखवाए थे। ठीक है, लेकिन उन इंक्रिप्शंस को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं? तो इन उन इंक्रिप्शंस को हम लोग 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं यहाँ पर रॉक एडिक्ट। रॉक मतलब कि बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवा देते थे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर हमारे पिलर एडिक्ट, यानी कि किसी पिलर पर, यानी खंभे पर लिखवा देते थे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर केव इंक्रिप्शन, है किसी गुफा में लिखवा देते थे। तो 3 ही मेजर कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंक्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। तो रॉक एडिक्ट में भी यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट थे, ठीक है, जो कि 14 नंबर में थे। ठीक है, और एक माइनर रॉक एडिक्ट थे। वही पिलर की बात करें तो मेजर पिलर हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे माइनर पिलर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग रीजन से मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब ये इतने सारे जो इंक्रिप्शंस हैं, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो हमें ये बांग्लादेश वाले रीजन में मिलते हैं, इंडिया वाले रीजन में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, इन सभी एरियाज में देखने को मिलते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अफगानिस्तान वाले रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान वाले रीजन है, यहाँ पे हमारा ये सब इंडिया वाले रीजन हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें नेपाल वाले रीजन में देखने को मिलता है, बांग्लादेश में देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो इंडिया के लगभग हर एक कोने में, और इंडिया से बाहर भी हर कंट्री में देखने को मिलता है, क्योंकि मौर्य एम्पायर बहुत बड़े एरिया में था। यानी कि यहाँ से लेकर के मौर्य एम्पायर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ठीक है, इतने बड़े एरिया में मौर्य एम्पायर हमारा, तो यहाँ पे बाउंड्री देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जब इतने एरिया में फैला था, तो फिर इतने एरिया में ही देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको कवर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकन इंक्रिप्शंस। ठीक है, यानी कि अब भाई हमें अशोक के इंक्रिप्शन मिल गए, जिसमें हमें रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंक्रिप्शंस दिखी। ठीक है, अब इनके ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को क्या नाम दिया गया, यानी कि उस स्क्रिप्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट को हम लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी। स्क्रिप्ट का क्या होता है मतलब? ठीक है, तो आपको दो चीजों को कंफ्यूजन होगा। एक होता है हमारा स्क्रिप्ट, ठीक है, एक होता है स्क्रिप्ट, एक होती है लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि यानी कि वो लेटर्स जिससे हम किसी लैंग्वेज को लिखते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो छोटा बड़ा, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो हम लोग ABCD। तो ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, और इससे क्या बनती है? इससे हमारी हिंदी बनती है, तो हिंदी क्या होगी? लैंग्वेज होगी। इससे क्या बनता है? इससे इंग्लिश बनती है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगी? लैंग्वेज होगी। तो स्क्रिप्ट उन लेटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम किसी भाषा को लिखते हैं, तो वो स्क्रिप्ट होगी। और उसका कंपाइलेशन से जो भाषा बनती है, उसको हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश है, ये होगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे, यानी कि अशोक के जो बड़े बड़े पत्थर थे, उन पर जो लिखा हुआ था, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी कि मेजरली हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लेकिन हमें खरोष्टी आरामाई ग्रीक स्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है, लेकिन मेजरली हमें ब्राह्मी देखने को मिलती है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और हिंदी की स्क्रिप्ट आपको देवनागरी देखने को मिलती है। ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर खरोष्टी है, आरामाई को ग्रीक, ये भी स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिलती है अशोक के इंक्रिप्शन में। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि अशोक के इंक्रिप्शन पूरे ऑल ओवर कंट्री में, कंट्री के बाहर में फैले हुए थे, तो कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी स्क्रिप्ट के इंक्रिप्शन हमको मिले थे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आप। ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पर मिली थी, तो सेंट्रल वाले पार्ट में, और ईस्टर्न जो पार्ट था एम्पायर का, यानी कि साम्राज्य का जो मध्य वाला पार्ट था और पूर्वी भाग था, इसमें हमें देखने को मिलती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। खरोष्टी स्क्रिप्ट हमें पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। भाई ग्रीक और अरमे की बात करें, ये हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी थी, तो लैंग्वेज प्राकृत थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और लैंग्वेज प्राकृत थी, किसकी, अशोका के मेजर इंक्रिप्शंस की। ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर का है। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डेसिफर द अशोकन एडिक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो अशोक के इंक्रिप्शंस पे जो स्क्रिप्ट हमको मिली है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट में ऐसे लेटर्स हैं कि कई लंबे समय तक इसको किसी ने पढ़ नहीं पाया। तो वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने इनकी स्क्रिप्ट को सबसे पहले पढ़ा था, तो उस व्यक्ति का नाम है यहाँ पर जेम्स प्रिंसिप। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसिप यहाँ पर एक यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा था, अशोक की, और इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। कब करी थी, तो 1837 में करी थी। डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार डेट भी पूछ लेता है। ठीक है। तो स्क्रिप्ट तो भाई इन्होंने पढ़ ली, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम भी कहाँ हार मानने वाले। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपने सुना होगा, जब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट पब्लिश किया था, कि इतने उन्होंने अलग अलग जगह खुदाई करी और अलग अलग जगहों से उन्हें अलग अलग तरीके के इंक्रिप्शंस मिले थे, उनका सेट बना करके एक प्रपोज, मतलब उसको प्रपोज किया था, यानी कि उसको प्रकाशित किया था। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगले की बात करते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 30 नंबर का, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का मुख्य शिलालेख नहीं है। ठीक है। तो अशोक के अगर हम लोग रॉक एडिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो रॉक एडिक्ट में दो टाइप्स थे। कौन कौन सा था, एक थे हमारे मेजर वाले जो कि बड़े बड़े पत्थर थे, एक थे माइनर वाले जो कि थोड़े छोटे साइज के पत्थर थे। ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं वो कौन कौन से एरिया से मिले थे, ठीक है, और उनमें से ये कौन से एरिया से नहीं मिले थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो है, ये मेजर रॉक एडिक्ट हमें 14 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है। और इसका जो 13 नंबर का था, उसी में हमें कलिंग वॉर के बारे में पता लगता था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो 14 यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं, इन 14 में से कौन कौन से रीजन्स में मिले हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करें। तो 14 जो रॉक एडिक्ट थे, ये हमें 10 अलग अलग रीजन से मिले थे। तो पहले उन 10 के बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वो ये 10 मेजर रीजन से कौन कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे मनसेर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, फिर शाहबाजगढ़ी है पाकिस्तान में, ठीक है, फिर कांधार है अफगानिस्तान का, फिर गिरनार गुजरात, चोपड़ा महाराष्ट्र, सन्नाटी कर्नाटका, ईरागुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद जौगढ़ उड़ीसा, धौली उड़ीसा और कलसी उत्तराखंड। ठीक है। ये 10 ऐसी जगहें हैं। इन 10 जगहों से हमें फोजर, मतलब जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन है जो नहीं था, ठीक है, देखो गिरनार भी था हमारा, ठीक है, कंधार भी था, कलसी भी था, सांची नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही। सांची एक्चुअली क्यों फेमस था, सांची अपने स्तूप के लिए फेमस है। सांची का जो फेमस स्तूप है जो कि अशोक के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। ठीक है। जो कि मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है, सांची का स्तूप। ठीक है। तो ये भी अशोक के टाइम पीरियड में ही बनवाया गया था। अशोक ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था, ठीक है, बुद्धिज्म को एक तरीके से स्प्रेड करने में। और अशोक ने अपने टाइम पीरियड में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ये डाटा में देखने को मिलता है। ठीक है। जो बड़े बड़े हैं वो अभी भी प्रेजेंट है, बाकी तो सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने पिलर से लिया है। इसमें कह रहा है कि हु वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका, यानी कि अशोक के स्तंभों के पीछे क्या उद्देश्य था। तो अशोक ने जो पिलर्स लगवाए थे, उन पिलर्स के पीछे क्या उद्देश्य था उसका। तो सिंपल सा हम लोग बात कर ही चुके हैं कि धर्म पॉलिसीज को एक तरीके से स्प्रेड करने के लिए, धर्म की नीतियों को प्रसार करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब अशोक के हमें पिलर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो अशोक के पिलर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मेजर पिलर्स और दूसरा माइनर पिलर्स। ठीक है। तो मेजर पिलर जो थे वो 7 नंबर में थे, तो कि 6 अलग अलग स्थानों से हमको मिलते हैं।
अब वो 6 रीजन्स कौन कौन से आइए बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टोपरा, जो कि हरियाणा में पड़ता है, फिर मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फिर है प्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर है लौरिया नंदगढ़ जो कि बिहार में मिलता है, ठीक है, फिर लौरिया अरराज जो कि बिहार में मिलता है। तो ये वो रीजन्स हैं जिसमें अशोक के पिलर देखने को मिलते हैं, और इन सभी से हमें एक एक ही पिलर देखने को मिलता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी साइट थी रंगपुर जो कि बिहार में पड़ती है, यहाँ से हमें अशोक के 2 पिलर देखने को मिलते हैं। और इन 2 पिलर में से एक पिलर के ऊपर हमें बुल देखने को मिलता है, और एक पिलर के ऊपर हमें लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतने सारे पिलर्स हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है 50 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देव नाम प्रिय, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किससे देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अशोक को ही जाना जाता है, ठीक है। तो अशोक का एक नाम और मिलता है जिसको हम लोग देव नाम प्रियदर्शी मिलता है, या फिर देव नाम प्रिय मिलता है, ठीक है। ये नाम किसका है? ये अशोक का है। तो इसके बहुत सारे इंक्रिप्शन में इसका ये नाम भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से इंक्रिप्शन में मिलता है। 2 नाम है, एक देव नाम प्रिय है, एक प्रियदर्शी है, या फिर देव नाम प्रियदर्शी, ये पूरा नाम, ठीक है। तो अशोक का जो मास्की है और जो गुर्जरा है, ये 2 इंक्रिप्शन ऐसे हैं, 2 इंक्रिप्शन ऐसे हैं जिसमें हमें अशोक का नाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक इंक्रिप्शन आपको और देखने को मिलता है, इसका नाम है भ्राबु। तो भ्राबु कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भ्राबु इंक्रिप्शन से भी हमें इसका नाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 मेजर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम मिलता है पुराण। तो पुराण में हमें इसका नाम अशोक वर्धन देखने को मिलता है। वैसे नाम इसका क्या है? वैसे इसका नाम है अशोक मौर्य, क्योंकि मौर्य नेपाल से था तो अशोक मौर्य, ठीक है। अगले की बात करते हैं 60 नंबर का। इसमें कह रहा है अशोक सेंट ए मिशन टू स्प्रेड द पॉलिसी ऑफ धम्म लेड बाय सन संग महेंद्र एंड डॉटर संमित्रा टू। यानी कि हमें पता ही है, क्या पता है, कि अशोक भाई बुद्धिज्म को फॉलो करता था, और बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मॉन्क को इसने क्या करा था, इंडिया से बाहर भेजा था, ताकि बौद्ध धर्म स्प्रेड हो सके, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो उसकी उसी सीरीज में इसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए? तो श्रीलंका भेजा था, और श्रीलंका को हम लोग सिलोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। 70 नंबर की बात करते हैं। 70 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सिलोनिलीज, ठीक है, क्रॉनिकल दैट एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ ए मॉडर्न एम्पायर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलोन क्रॉनिकल था जो मौर्य साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सिलोनिक मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे श्रीलंका की बात हो रही है, ठीक है। तो श्रीलंका के वो कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो कि हमें बताते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा अशोक है उसके बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा श्रीलंका गए थे, ठीक है। इस बात की जानकारी हमको 2 मेजर टेक्स्ट से देखने को मिलती है, और उन दोनों टेक्स्ट का कंपाइलेशन भी श्रीलंका वाले रीजन में हुआ था। और उन दोनों टेक्स्ट का नाम क्या है? एक का नाम है दीपवंश, एक का नाम है महावंश। एक है महावंश, एक है दीपवंश। तो कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित टेक्स्ट हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित टेक्स्ट हैं, ठीक है। कहाँ इनका कंपाइलेशन हुआ था? श्रीलंका में इनका कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। किस बात की जानकारी मिलती है? कि महेंद्र और संमित्र श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? महावंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एज पर द कंटेंट्स मेंशन्ड इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स वर देयर इन द मौर्यन एम्पायर। यानी कि अशोक के शिलालेखों में वर्णित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यानी कि जो मौर्य एम्पायर था बहुत ही बड़ा था, तो इसको सही तरीके से चलाने के लिए जो यहाँ का रूलर था, ठीक है, उसने पूरे मौर्य एम्पायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा, यानी 5 पार्ट्स। अब वो 5 पार्ट्स कौन कौन से है ये बात करते हैं। तो 5 हमें मेजर पॉलिटिकल सेंटर देखने को मिलते हैं मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। जिसमें से पाटलिपुत्र जो कि इसकी क्या थी, जो कि इसकी कैपिटल थी, ठीक है, पाटलिपुत्र। उसके बाद है तक्षशिला, उज्जैन, तोशली और स्वर्णगिरी, ये 4 रीजन्स। और यानी कि टोटल मिला के 5, ये 5 मेजर रीजन, जैसे कि यहाँ पे पाटलिपुत्र है तो एक इधर 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 इधर, ये पांचों हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग यहाँ पे एरियाज को यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ईस्ट में हो गया, उज्जैन हमारा साउथ में होगा, तक्षशिला हमारा वेस्ट में हो गया, स्वर्णगिरी साउथ में हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है अलग अलग एरिया में, जो कि अलग अलग एरिया को कवर करेंगी यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से कवर हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे देखने को मिला को स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी से क्वेश्चन बनता है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। स्वर्णगिरी जो है, ठीक है, वो अपने गोल्डन माइंड हब के लिए फेमस है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है ये स्वर्णगिरी, ठीक है। अगली बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल क्या थी मौर्य एम्पायर की? वो की पाटलिपुत्र थी, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये यही क्वेश्चन बनता है
5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, कौन कौन से ये भी मैंने आपको बता दिए। इसमें से स्वर्णगिरी कर्नाटक को गोल्डन माइंड हब के लिए फेमस था, ये भी बता दिए। यही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गया, पाटलिपुत्र कैपिटल है ही इनकी। ठीक है, अगली बात करते हैं 19 नंबर का। इसमें कह रहा है कि देयर वर सेवरल सिटीज इन द मॉडर्न एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज लोकेटेड ऑन द सदर्न मोस्ट साइड। यानी कि ये मेजर सिटीज में दे रखी है मॉडर्न एम्पायर की, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट यानी कि सबसे दक्षिण में कौन कौन सी पड़ती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो गिरनार जो है वो हमारे गुजरात में पड़ता है, बात कर चुके हैं, यहाँ से सुदर्शन लेक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, उसका टोपरा, टोपरा कहाँ पड़ता है, टोपरा हमारा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ता है, ब्रह्मगिरी हमारा यहाँ पर सबसे एक तरीके से देखने को मिलेगा कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका। और रूपनाथ जो है, रूपनाथ आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो सबसे साउथ में कौन सा हुआ, ये तो नहीं हो सकते, नहीं कर्नाटक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रह्मगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर का। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कैवलरी, ठीक है, कैवलरी इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के अनुसार मौर्य प्रशासन के घुड़सवार सेना कमांडिंग ऑफिसर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ अध्यक्ष को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और कितने अध्यक्ष थे, टोटल 27 अध्यक्ष थे। ठीक है, 27 अध्यक्ष थे, और यहाँ पे 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ से, और 27 यहाँ पे अध्यक्ष थे। तो हर अध्यक्ष का अपना कोई ना कोई काम था। ठीक है, तो उसमें से जो यहाँ पर घुड़सवार सेना का जो एक तरीके से प्रशासन देखता था उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नाम में क्लियर हो रहा है, घोड़ा यानी कि अश्व, तो अश्वाध्यक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब उन 27 को हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेजर अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। सबसे पहला है अकाराध्यक्ष, जो कि माइनिंग और मेटलर्जी को देखता है, यानी कि खनन और धातु विज्ञान। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष, जो कि सिलाई कढ़ाई यानी कि जो कॉइन माइनिंग है, मतलब जो सिक्का की जो ढलाई है वो देखने को मिलेगा। शुल्काध्यक्ष जो कि सीमा शुल्क और टोल यानी कि कस्टम और टोल्स दिखेगा। सीता अध्यक्ष जो है वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग को देखेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा संस्था अध्यक्ष जो है वो व्यापारिक मार्गों के प्रमुख था। वही कोषाध्यक्ष जो है वो शाही खजाने का प्रबंधक होता था, यानी कि रॉयल ट्रेजरी मैनेजर होता था। तो ये मेजर हमें देखने को मिलते हैं अध्यक्ष इनके पीरियड के। अगले की बात करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है 21 नंबर का। इसमें कह रहा है कि ए टाइप ऑफ कोर्ट कार्ड यहाँ पे कंटक शोधन, ठीक है, वॉज प्रिवलेंट इन विच एम्पायर। यानी कि कंटक शोधन, ठीक है, हमें एक प्रकार का दरबार देखने को मिलता है, किस साम्राज्य में था, तो भाई मौर्य साम्राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य ने दो तरीके के कोड यहाँ पर बनवाए थे। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जितना आप देखेंगे सब कौटिल्य ने ही दिया है। ठीक है, तभी इतने बड़े एम्पायर बन पाया था। ठीक है, कौटिल्य बहुत ही दिमागदार व्यक्ति थे। तो इन्होंने दो कोर्ट यहाँ पर बनाए थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था धर्मश्चय, एक का नाम था धर्मश्चय। ये किसको डील करता था, ये डेल्ट विद सिविल मैटर्स, यानी कि ये जो नागरिक मामलों को निपटाने के लिए था। दूसरा था यहाँ पर कंटक शोधन, जो कि आपराधिक यानी कि जो क्रिमिनल मैटर्स होते थे उसको देखता था। तो दो कोड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका, हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो मैंने इसको भी यहाँ से डाल दिया। ठीक है, अगले की बात करते हैं। ठीक है, अगला। ठीक है, इसमें मैंने 25 क्वेश्चंस को लगभग लिया है, क्योंकि बाकी सब में हम 20 क्वेश्चंस को लेते हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। अगला क्या हमारा, कि द नेशनल एम्बल ऑफ द इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच पिलर ऑफ अशोका। यानी कि अशोक मतलब भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के किस स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल एम्बलम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, ये अशोक के इंक्रिप्शन से लिया गया है। और वो इंक्रिप्शन कौन सा है, वो हमारे यहाँ पर सारनाथ पिलर एडिक्ट है। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ लेख से इसको लिया गया है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है, बनारस वाले रीजन में पड़ता है, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, अब ये जो हमारा नेशनल एम्बलम भी बन गया है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर शेर है। ठीक है, यहाँ पर एक शेर है, यहाँ पर शेर है, एक इसके बैक साइड में, यानी कि चारों डायरेक्शन में शेर है। यहाँ पे हमें धम्म चक्र देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको हॉर्स और बुल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर एनिमल यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध से रिलेट करता हुआ यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर बनवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको वर्ड देखने को मिलेगा सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ये हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था, ये एक उपनिषद से लिया गया है। उस उपनिषद को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मुंडको उपनिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, वो क्या, वो ये बनता है कि 1950 में इसी लोगों को नेशनल एंथम घोषित करा गया था। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले की बात करते हैं 23rd नंबर का। इसमें कह रहा है कि द हिस्टोरिक ग्रांड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय सेवरल रूलर्स व्हाट वाज इज कॉल्ड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। तो ग्रांड ट्रंक रोड, इसको लोग शॉर्ट में जीटी रोड बोलते हैं, ठीक है। तो जीटी रोड को मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में किस नाम से बुलाया जाता था? तो जीटी रोड को हम लोग उत्तर पथ के नाम से बुलाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मॉडर्न डायनेस्टी में क्या देखने को मिलता है, जैसे कि ये हमारा इंडिया वाला रीजन, ठीक है, ये इंडिया वाला रीजन है। इसमें ये वाले रीजन यहाँ पे हमें एक तरीके से ग्रांड ट्रंक देखने को मिलता है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको एक तक्षशिला देखने को मिलता है रीजन, ठीक है। तो तक्षशिला में आपको वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसको लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, इसको हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और इसमें चाणक्य ने, ठीक है, स्टडी भी करी है, वहाँ पे पढ़ाया भी है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पर क्या है, हमारा मगध है, यहाँ पे भाई मौर्य बैठे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक बैठे हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र में बिहार, ठीक है, यहाँ पर। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक रूट बनाया गया था, ताकि यहाँ के लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में जा सके पढ़ने के लिए। एक तरीके से जो एक सेंटर था, यानी कि हब का, यानी कि एजुकेशनल सेंटर उस टाइम तक्षशिला ही था, सबसे ज्यादा फेमस। तो बहुत सारे इंडियंस जाते थे तक्षशिला में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसी रूट के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलता है। ये रूट का मेन पर्पज यही था, ताकि यहाँ पर तक्षशिला लर्निंग सेंटर को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और जो कि पाटलिपुत्र अफगानिस्तान वाले रीजन्स को यहाँ पर मिलाता है, अफगानिस्तान पाटलिपुत्र इन रीजन्स को यहाँ पर मिलाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीटी रोड या फिर उत्तर पथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, जब हम लोग मिडाइवल पढ़ेंगे तो जीटी रोड को किसने बनवाया था? जीटी रोड को बनवाया था यहाँ पर शेर शाह सूरी ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो, लेकिन इसको एंशियंट में तो उत्तर पथ के नाम से जानते हैं, हालांकि रूट तो वही होगा, लेकिन उसको सही तरीके से रिपेयर करवा दिया गया होगा, या फिर उसको सही तरीके से बनवा दिया गया होगा। वही शेर शाह सूरी ने काम करता है, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर मुगल्स, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है कि विच केव्स आर कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू मॉडर्न पीरियड। यानी कि किन गुफाओं को भारत की सबसे पुरानी, यानी कि जीवित मतलब जो अभी भी है रॉक कट गुफाओं जाना जाता है, और जो कि मॉडर्न पीरियड की है। तो ये कौन सी गुफाएं हैं? तो ये हमारी यहाँ पर है बारावर, ठीक है, क्योंकि बारावर और नागार्जुनी केव्स। तो बाराबर और नागार्जुनी जो केव्स हैं, ये हमें बिहार वाले रीजन में देखने को मिलती है। किस रीजन में मिलती है? बिहार। बिहार में जो जिहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें देखने को मिलती है। कभी आप बिहार जाएं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देख सकते हैं बाराबर नागार्जुनी केव्स को, ठीक है। अब इन केव्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो जो बाराबर केव्स है, ये मेजरली 4 केव्स के ग्रुप के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें से हमें कर्ण चौपर, सुदामा, लोमश ऋषि और विश्वकर्मा, ये 4 केव्स देखने को मिलती हैं। और इसमें से जो 3 केव्स हैं, स्टार्टिंग की 3 केव्स हैं, ये 3 केव्स अशोक के इंक्रिप्शन को बताती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 है? कर्ण चौपर हो गई, यानी कि पहली वाली, सुदामा होगी दूसरी वाली, और लोमश ऋषि होगी तीसरी वाली, ये 3 केव्स हो गई। इसके अलावा जो नागार्जुनी केव्स थी, ये वाली, तो नागार्जुनी जो केव्स हैं, ये दशरथ, जो कि अशोक के ग्रैंड सन थे, यानी कि अशोक के जो पोते थे दशरथ, ठीक है, उसके इंक्रिप्शन को यहाँ पर बताती है। तो इससे आपको इतनी जानकारी यहाँ से देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर का, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मॉडर्न रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। यानी कि लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था जो कि अपने कमांडर इन चीफ के द्वारा मारा गया था? तो लास्ट रूलर कौन था, हम लोग बात कर चुके हैं, लास्ट रूलर था बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ लास्ट रूलर है, ठीक है। तो बृहद्रथ का एक कमांडर इन चीफ देखने को मिलता है, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग क्या करता है कि फाइनली बृहद्रथ जो कि लास्ट मॉडर्न रूलर था, उसको मार देता है। फाइनली यहाँ से मॉडर्न खत्म होता है। अब नया रूल स्टार्ट होगा, जिसको पुष्यमित्र शुंग स्टार्ट करागा, और उसको हम लोग शुंग डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जब मॉडर्न पीरियड खत्म हुआ था, तो पूरा जो मौर्यन एम्पायर था वो बहुत सारे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था। तो जो अंदर वाला जो पार्ट था, जो पाटलिपुत्र वाला, उस पर शुंग डायनेस्टी थी। और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, इसमें कुछ फॉरेन डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हम लोग अगले लेक्चर्स में इसमें बात करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मौर्यन एम्पायर से, वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कर दें और उसको शेयर भी करते रहें, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ सोशल क्यूआर लिंक्स लगाए हैं, ये आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।